कक्षा 6 और 7 को संस्कृत में मैं आज समास चालू कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ? समास प्रकरण। समास प्रकरण। पहले समास के बारे में हम बात करेंगे। समास कहते क्या है, या समास की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी बात को, किसी भी वाक्य का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। समास कहलाता है। किसी भी वाक्य का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। सबसे बड़ा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी वाक्य लंबे चौड़े दिए हुए उनको संक्षेप में करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब उसके बाद में आता है समास के भेद। समास के भेद। तो समास के भेदों की बात करें तो समास के 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5। कैसे? अब देखिए, मैं नाम लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद अव्ययीभाव समास पहले नंबर पे आ गया। नंबर 2 पे आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे आ गया द्वंद्व समास। नंबर 4 पे आ गया द्विगु समास। द्विगु समास। और नंबर 5 पे आ गया बहुब्रीहि समास। ये 5 समास होते हैं मुख्य रूप। इसमें तत्पुरुष का एक उपभेद और होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। जो तत्पुरुष का क्या माना जाता है? उपभेद माना जाता है। ये 5 हुए। एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास भी आता है, लेकिन इसको तत्पुरुष का ही क्या माना गया है? भेद माना गया है। इसको क्या माना गया है? तत्पुरुष का ही क्या माना गया है? भेद माना गया है। द्वंद्व समास को तत्पुरुष का ही क्या माना गया है? भेद माना गया है। तो ये क्या हो गए? समास और समास के भेद। इसमें आज हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययीभाव समास को अव्ययीभाव समास क्यों कहते हैं? क्योंकि अव्ययीभाव की शुरुआत, अव्ययीभाव समास की शुरुआत हमेशा अव्यय पदों से होते हैं। यानी इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अव्ययीभाव समास रखा गया है। ठीक है।
अब अव्यय हमारे कोर्स में 6 प्रकार के होते हैं, जैसे उप, ठीक है, अनु, नीर, प्रति, यथा और स। ये 6 अव्यय हमारे कोर्स में चलते हैं। ये 6 अव्यय हमारे कोर्स में चलते हैं। उप, अनु, नीर, प्रति, यथा और स। उप अव्यय का अर्थ होता है समीपम। अनु अव्यय का अर्थ होता है पश्चात और योग्यता, पश्चात और योग्यता। निर अव्यय का अर्थ होता है अभाव। प्रति का अर्थ होता है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। यथा का होता है अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। और स का होता है सहितम, ठीक है। ये 6 अव्यय हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अव्ययों का नाम लिखा, उनका अर्थ लिखा। अब इन अव्ययों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है ये भी आपको बता दें। कौन से अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? उप अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनु अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नीर अव्यय के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति यानी 3 अव्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रति अव्यय के योग में द्वितीया और सप्तमी, इन दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। यथा अव्यय के योग में केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपको सामान्य रूप से समास की परिभाषा, समास के भेद, इनके बारे में बताएं। और जो हम सबसे पहला समास हल करेंगे वो है अव्ययीभाव समास। उसके बारे में मैं आपको बताया, उसकी परिभाषा और उसके जो नियम तरीके हैं वो करके बताए। ये सारणी बना के बताया, इसको आपको तैयार करना है। यदि आप ये सारणी तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही सरलता से आप अव्ययीभाव समास का उदाहरण हल कर सकते हैं। कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको अव्ययीभाव समास के उदाहरण हल करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।